बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वृद्धि क्या होता है, वृद्धि के चरण और दशाएं के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा हम जानते हैं, ये जो कंटेंट है पौधों में वृद्धि और परिवर्तन से लिया गया है। ठीक है, वैसे जानते हैं कि आप जब बीज अंकुरित हो जाता है, अंकुरित होने के बाद से लेकर शाखा, पत्ती, फूल, फल और बीज का निर्माण होना वृद्धि की अनेक अवस्थाओं को दर्शाती है। ठीक है, तो देखते हैं वृद्धि क्या होता है। वृद्धि समस्त जीव जंतु के लिए, समस्त जीवित वस्तु के लिए आधारभूत और सुस्पष्ट विशिष्टता के लिए जाना जाता है, के रूप में जाना जाता है। ठीक है, सवाल उठता है कि वृद्धि होती क्या है। तो वृद्धि को एक अवयव या अंग या इसके किसी भाग या यहाँ तक कि एक कोशिका के आधार में अनपलट स्थायी बढ़त के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि वृद्धि एक ऐसी होती है, एक बार हो जाने के बाद दोबारा वापस नहीं लौटती, इसीलिए इसका नाम पड़ा वृद्धि। तो ऊर्जा के व्यय पर आधारित होता है, मतलब जैसे जैसे वृद्धि होती जाती है ऊर्जा व्यय ज़्यादा होती जाती है, ऊर्जा का उपयोग भी ज़्यादा होते जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है वृद्धि अपरिवर्तित होने वाली प्रक्रिया है। रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं कह सकते हम लोग इसको, उत्क्रमणीय अभिक्रिया नहीं कह सकते हम यहाँ पर। ठीक है, तो ऊर्जा के व्यय पर आधारित होता है, इसलिए एक पत्ती का विस्तार वृद्धि। कहने का मतलब अगर हम एक पत्ती को देखें तो पत्ती का विस्तार होना वृद्धि है। पत्ती पहले छोटे कलिका के रूप में रहता है, बाद में बड़ी लीफ में कन्वर्ट हो जाती है। अगर हम एक लकड़ी के टुकड़े को पानी में डाल लें और उसके फैलाव का अध्ययन करें, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उसमें वृद्धि हुई है? ठीक है, तो आप उसमें वृद्धि नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि पानी में जब तक डाले रहेंगे तब तक फूल जाएगा और शोषित करके पानी से बाहर निकालेंगे, पानी सूखा और फिर अपनी पुरानी अवस्था में आ जाएगा। मतलब उसको अनिवर्त या अनुपलट नहीं कह सकते, स्थायी नहीं होगा। इसलिए क्या होगा, वृद्धि हमेशा स्थायी होता है, अनपलट होता है, अनिवर्त होता है। एक बार हो गई तो दोबारा पुरानी अवस्था में नहीं आ सकती। अब हम बात करते हैं वृद्धि के चरण के बारे में। वृद्धि के चरण कहने का मतलब होता है, वृद्धि को हम अगर देखें तो उसमें कई क्रियाएं एक साथ होती हैं। ठीक है, उन सारी क्रियाओं को सम्मिलित रूप से 3 चरणों में हम बांट दिए हैं। एक होता है विभज्योतकी, दूसरा होता है दीर्घीकरण, तीसरा होता है परिपक्वता। मतलब 3 चरण होता है वृद्धि के। ठीक है, यदि हम किसी भी जड़ की मूलाग्र को देखें, मूलाग्र मतलब बीज की मूलाग्र को देखें, ये मूलाग्र है। मान लो बीज अंकुरित हो गया है और यहाँ से मूलांकुर निकल रहा है। ठीक है, इसको अगर हम लोग देखें तो ये 3 चरणों में होगी। जैसे सबसे पहले में मैंने बताया विभज्योतकी चरण में क्या होगा, इस कोशिका का जो मूल शिखाग्र होगा, अगर जड़ है तो शिखाग्र, मूल शिखाग्र, और ऊपर तना जा रहा है तो उसका क्या होगा, प्ररोहाग्र, प्ररोह का अग्रभाग। दोनों में लगातार विभाजन होगी। इन क्षेत्रों की कोशिकाएं जीव द्रव्य से भरपूर होती हैं, व्यापक संलक्ष्य केंद्रक को अधिकृत की होती है, मतलब ज़्यादा भाग केंद्रक के पास में होता है। इनकी कोशिका भित्ति प्राथमिक, पतली और प्रचुर जीव द्रव्य तंतु संयोजन के साथ सेलुलोजिक होती जाती है। ठीक है, मतलब विभज्योतक चरण में क्या हुआ, सीधे सीधे जीव द्रव्य की जो मात्रा है वो लगातार बढ़ते जाती है। प्रारंभिक अवस्था में मात्रा बढ़ने के बाद उसमें क्या होगी, उसमें लगातार विभाजन होगी। ये कहलाता है विभज्योतकी चरण। उसके बाद में दूसरा आता है जिसको हम लोग कहते हैं दीर्घीकरण। तो कोशिका भित्ति प्राथमिक, पतली और प्रचुर जीव द्रव्य की मात्रा वहाँ पर संयोजित होगी, सेलुलोजिक होगी विभज्योतक क्षेत्र के समीप। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये तने का प्रारूराग्र है, ये ऊपर की तरफ वृद्धि करते जा रही है, और ये मूल का मूलाग्र है। ठीक है ना, मूल नीचे की तरफ वृद्धि कर रही है, तना ऊपर की तरफ वृद्धि कर रही है। और वृद्धि कैसे कर रही है, चारों तरफ कर रही है, लंबाई चौड़ाई में। ठीक है, यहाँ भी लंबाई चौड़ाई में। ठीक है, और दूसरे नंबर में मैंने कहा दीर्घीकरण। तो दीर्घीकरण में कैसे हो रहा है, जीव द्रव्य बढ़ रहा है, कोशिका विभाजन हो रहा है, तो लगातार वो क्या होगा, उसके आसपास की कोशिकाएं बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, कोशिका दीर्घीकरण के चरण का प्रतिनिधित्व करती है जब नई कोशिकाएं वहाँ पर बनती जाती है। ठीक है, इस चरण में कोशिकाओं का बड़ा हुआ राजधानी भवन, कोशिका विशालीकरण और नव कोशिका भित्ति निक्षेपण आदि विशिष्टताएं रखती है। कहने का मतलब नई कोशिकाएं बनाने की क्षमता रखती है। कोशिका का विशालीकरण होता है, कोशिका आकार में बढ़ती है। पुनः शिखाग्र से आगे अर्थात दीर्घीकरण से अधिक समीपस्थ अक्ष का ऐसा भाग
जो कि परिपक्वता के चरण में जा रहा होता है। इस परिक्षेत्र में स्थित होने वाली कोशिकाएं अपने अंतिम आकार को प्राप्त किए होती है और उनकी भित्ति की मोटाई राजधानी चरम पर होती है। कहने का मतलब ये है कि अंत में दीर्घीकरण के बाद में तीसरी अवस्था होती है परिपक्वता। परिपक्वता मतलब वो इतनी विभाजित हो जाती है, उस आकार को ग्रहण कर लेती है, उसके बाद उसमें किसी भी प्रकार की विभाजन नहीं होती, किसी भी प्रकार के आकार में परिवर्तन नहीं होता, तब उसको हम लोग कहेंगे परिपक्वता। ठीक है, समझ में आया? मतलब सारी चीज़ें मोटाई ही, उन भित्ति की मोटाई, राजधानी के विकास चरम पर होगी, तो उसके बाद में वहाँ पर वृद्धि रुक जाएगी। थोड़ा सा बात करें वृद्धि दर के बारे में। अगर हम इकाई समय में होने वाले वृद्धि को देखें तो हमको बढ़ी हुई वृद्धि मिलेगी, मतलब उसको हम लोग वृद्धि दर कहेंगे। मतलब समय की प्रति इकाई के दौरान बढ़ी हुई वृद्धि को वृद्धि दर कहते हैं। ठीक है, वृद्धि को हम गणितीय ढंग से इस प्रकार से भी निरूपित कर सकते हैं। आप देखते हैं कि ये जो वृद्धि होती है जीव का, उसके अंग कई तरीकों से अधिक कोशिकाएं को पैदा करता है, चारों तरफ पैदा करेंगे। वृद्धि दर अंगगणितीय या ज्यामितीय संवर्धन हो सकती है। अंगगणितीय अगर बात करें, हम लोग अंगगणितीय बात करें तो समसूत्री विभाजन के बाद केवल एक पुत्री कोशिका लगातार विभाजित होती रहती है, ठीक है ना। लेकिन दूसरी क्या होती है, विभेदित और परिपक्व होती जाती है। कहने का मतलब जो एक कोशिका था ये विभाजित होकर नई कोशिका बनाती जाती है और फिर कोशिका क्या होती जाती है, परिपक्व होती जाती है। ठीक है, ये हो गया अंगगणितीय वृद्धि। एक सरलतम अभिव्यक्ति होती है जिसे हम निश्चित दर पर दीर्घीकृत होते हुए मूल में आसानी से देख सकते हैं। ठीक है ना। अगर ज्यामितीय वृद्धि की बात करें तो ज्यामितीय वृद्धि में क्या होता है, ये हालांकि अधिकतर प्रणालियों में प्रारंभिक वृद्धि धीमी होती है और इसके बाद तीव्र गति से एक चरघातांकी दर में बढ़ते जाती है, मतलब लाग या चरघातांकी चरण में बढ़ती जाती है। दोनों संतति कोशिकाएं एक समसूत्री कोशिका के विभाजन का अनुकरण करते हैं, विभाजित होने पर लगातार ऐसा करते रहने की काबिलियत बनाए रखती है। कहने का मतलब ये ज्यामितीय वृद्धि दोनों तरफ होते जाती है, दोनों तरफ होती जाती है, बढ़ते जाती है। ये हो गई ज्यामितीय वृद्धि। ठीक है ना, ये हो गया अंगगणितीय, ये हो गया ज्यामितीय वृद्धि। ठीक है ना, देखो ये हो गया अंगगणितीय वृद्धि और ये हो गया ज्यामितीय वृद्धि, चारों तरफ समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे वृद्धि की दशाएं की। अच्छा, दशाएं से पहले मैं आपको एक बात बताना चाह रहा था। अगर समय और अंग के आकार और वस्तु के भार में हम ग्राफ बनाएं तो हमको कुछ इस प्रकार का आकार प्राप्त होगा जिसको हम लोग सिग्माइड या एस आकार कहते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले स्टेज जो होता है इसको बोलते हैं लैगिंग फेज या धीमी प्रक्रिया कहते हैं। उसके बाद ये तेज़ी से उड़ता है। ठीक है, तेज़ी से ग्रो करती है ऊपर की तरफ, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लगातार बढ़ती है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, अधिकतम वृद्धि की अवस्था कहेंगे। और आखिरी में आके फिर से वो क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है वृद्धि। ठीक है, मतलब यहाँ पर आकार भार में वृद्धि नहीं होती बल्कि कम होना शुरू हो जाता है एक समय के बाद। तो इस प्रकार एक जीव के समय, बढ़ते हुए समय और बढ़ते हुए आकार भार में अगर हम ग्राफ खींचे तो हमको एस या सिग्माइड आकार की प्राप्त होती है। अब बात करेंगे चरण के बाद में दशाएं की। ठीक है, दशाएं की। ठीक है, दशा का मतलब क्या होता है। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि पौधों की वृद्धि के लिए कई प्रकार के आवश्यक खनिज पोषक जरूरी होते हैं, जैसे जल, ऑक्सीजन। पानी में विभिन्न प्रकार के खनिज तत्व घुले हुए होना चाहिए जो पौधे की वृद्धि के लिए अत्यंत अनिवार्य होता है। पौधे की कोशिकाएं अपने आकार में बड़ी होकर वृद्धि करते हैं जिसके लिए जल की आवश्यकता होती है। इसलिए एक पादप की वृद्धि और उसका परिवर्तन उसमें पानी की स्थिति या उपलब्धता से जुड़ी होती है। वृद्धि के लिए आवश्यक एंजाइमों की क्रियाशीलता के लिए जल एक माध्यम उपलब्ध कराती है। ऑक्सीकरण जो ऑक्सीजन उपापचयी ऊर्जा को मुक्त करने में मदद करती है। कहने का मतलब पानी में सारे तत्व होना चाहिए और ऑक्सीजन उपापचयी ऊर्जा को मुक्त करने वाला कंटेंट के रूप में होता है। पौधों द्वारा पोषकों की आवश्यकता जीव द्रव्य के संश्लेषण और ऊर्जा के स्रोत के रूप में काम करने के लिए होती है। प्रत्येक पादप जीव के लिए अधिकतम ताप परिसर होता है तो उसकी वृद्धि के लिए अत्यंत ही अनुकूल होता है। इस ताप के दायरे से किसी प्रकार का पिलगाव या उत्तरजीविता हानिकारक हो सकती है। कहने का मतलब पानी, ताप, ऑक्सीजन वृद्धि की दशाओं को नियंत्रित कर सकती है या करती है। इसके साथ ही पर्यावरणीय संकेत जैसे कि प्रकाश और गुरुत्वाकर्षण भी वृद्धि की कुछ अवस्थाओं या चरणों को प्रभावित करते रहती है। ठीक है, तो ये रहा वृद्धि के दशाएं।